हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन पाथफाइंडर के वर्क पर एनर्जी चैप्टर से है और बेसिकली इस क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाना है वो वाला पार्ट आप एक थोड़ा सा न्यू लाइट से भी देखेंगे। क्योंकि क्या है, कन्वेंशनल क्वेश्चन करते करते हम लोग बहुत जल्दी से उसी तरह की रिलेशन बनाने लग जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उससे अलग होगा, तो इस प्रॉब्लम को आप पढ़ें। एंड बाय द वे, इस क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में नहीं थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलरेशन थोड़ा एब्सर्ड सा लगता है। तो ये भी समझ लो कि इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहाँ पे बेसिकली अगर ये ब्लॉक को इस वाले ब्लॉक को और इस रिंग को अगर उस टाइम पे छोड़ा जाता रेस्ट से, तो वो फिर उस टाइम पे इक्विलिब्रियम में होता, राइट। मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे अगर वेलोसिटी ज़ीरो होती तब वो इक्विलिब्रियम में होता, बट चूंकि वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो वो पोजीशन तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी, बट वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी कहाँ पे वो निकाल लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इस रिंग के ऊपर, ठीक है, इस पेग के इस रिंग के ऊपर कोई भी तरह का वर्टिकल फोर्स तो लग रहा है, बट हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी लग नहीं रहा है, स्मूथ है, ठीक है। तो ये जैसा है सिमेट्रिकल तरीके से मिड पॉइंट पे है, तो ये सीधा वर्टिकल नीचे जाएगी और नीचे लेट से किसी जगह पे थोड़ी देर के बाद मान लो ऐसे पहुंच गई है। और यहाँ पे अगर उस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो होती, कोई वेलोसिटी नहीं होती, तब ये इक्विलिब्रियम मान लेते हैं कि है, दो के दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन फोर्स एम जी के बराबर होगा इस राइट वाले ब्लॉक के लिए, और टेंशन के कंपोनेंट जो वर्टिकली अपवर्ड है वो इस रिंग के वेट के बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री, राइट। अब 60 डिग्री नीचे जो रियल मोशन हो रहा होगा, उस मोशन में तो जब तक ये नीचे पहुंचेगा तब तक ये कुछ वेलोसिटी लेके पहुंचा होगा, राइट। तो उतनी देर में मान लो किसी टाइम पे जो है 60 डिग्री एंगल ये बना चुका है, वर्टिकल लाइन के साथ स्ट्रिंग्स बना चुकी हैं। और एक वेरिएबल के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, ये 60 डिग्री एग्जैक्टली के लिए नहीं मैं आर लिख रहा हूँ, किसी भी वेरिएबल एंगल थीटा के लिए ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की रिंग की पेग ए से जो डिस्टेंस है उसको मैं आर बोल रहा हूँ, तो बाई सिमेट्री इधर भी आर होगा। और जितना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा वो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है, विच इज़ एल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 का डबल, राइट। उसमें से अगर मैं जो इनिशियल लेंथ ए से बी के बीच में थी वो अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उतना लेंथ ये ब्लॉक ऊपर गया होगा। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर हमें वेलोसिटीज़ में मानना है, तो हम मान लेते हैं जो ये साइड में ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी लेट से वी डैश है ऊपर की तरफ, एंड बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं रिंग विल बी मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी लेट से वी, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन बनाना है हमें। तो इस रिलेशन का जो एक गलती सब लोग करते हैं वो ये चीज़ कर देते हैं कि इस ब्लॉक की वेलोस इस रिंग की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग वी डैश के बराबर कर देते हैं वहाँ पे। और जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे उसमें क्या होता था कि ये जो बीच में जहाँ पे कॉर्नर वाला पॉइंट बन रहा है जहाँ पे रिंग लगी हुई है, नॉर्मल केसेस में वहाँ पे ब्लॉक रिजिडली फिक्स तरीके से अटैच होता था। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग इस रिंग के ऊपर से स्लाइड करते हुए दूसरी साइड भी जा सकती है, तो कंस्ट्रेंट दूसरे तरह का होगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि हमारी इस पूरी जो स्ट्रिंग है, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बदलेगी। तो वाई पॉइंट को फिक्स मानते हुए तो पेग भी तो मूव करेगा नहीं। तो ब्लॉक का पोजीशन अगर मैं वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखूं और ये दोनों साइड की लेंथ अगर आर और आर मिला के 2r हो गए, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द जनरल पोजीशन विल बी 2r प्लस वाई, जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो वहाँ से मैं टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाई प्लस 2r लिखता हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। और माइनस डी वाई डी टी क्या होगा, देखो ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस डी वाई बाई डी टी विल बी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विच इज़ वी डैश, और 2 इंटू डी आर बाई डी टी। अब देखो जो इस रिंग की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है v। अब इस रिंग की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग होगा वो बेसिकली होगा लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस पार्ट, जो रेट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस पार्ट है, विच इज बेसिकली डी आर बाई डी टी। तो v cos 60 इक्वल टू डी आर बाई डी टी यहाँ से लगा दिया, तो को वेलोसिटी में एक रिलेशन आया। अब ये नेक्स्ट 60 डिग्री एंगल पे वेलोसिटी एग्जैक्टली कितनी हुई होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ये ब्लॉक ऊपर गया इतना, तो इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ये रिंग इतना नीचे आई, तो L बाई साइन 60 विच इज़ L बाई रूट 3 नीचे आई, तो उसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, और दोनों की स्पीड सेम है v।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल तो जीरो था, रेस्ट से ही छोड़ा था, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ लेट्स कम बैक टू द डायनेमिक्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो अब हमें पहला स्टेप करना होगा एक्सेलरेशंस में कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना, राइट। तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि रिंग तो नीचे की तरफ ही आएगी, तो मोशन ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लिया हमने ए, रिंग का एक्सेलरेशन, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लिया ए डैश है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि जब हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा रहे हैं तो अब हम डायरेक्टली जैसे वेलोसिटी के लिए लिख सकते थे कि एक्सेलरेशन का जो इस स्ट्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो कंपेयर कर लेते थे, वो वेलोसिटी के लिए तो कर सकते थे बट एक्सेलरेशन के लिए नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि इस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या लगाएंगे, देखो तो आइडिया वही है कि भाई लेंथ तो ये इतने पार्ट की बेसिकली y प्लस टू आर कॉन्स्टेंट था, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट आप कर दो, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जो होगा, चूंकि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो यहाँ से ए डैश माइनस ए डैश के बराबर हो जाएगा, वाई का जो रेट ऑफ चेंज है वो वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक आ जाएगी ब्लू वाले, और फिर उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, तो माइनस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज ए डैश equal to 2 times d2r by dt square, which is basically सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ जो ये लेंथ में चेंज हो रहा है r की वैल्यू में। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पे अगर हम जाएं तो देखें कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो रिंग का एक्सेलरेशन a है, उसके एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट अलोंग दिस स्ट्रिंग होगा, ये वाली लाइन के अलोंग होगा, वो वो नेट एक्सेलरेशन होगा। तो हमें पता है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, जो कि स्ट्रिंग का भी पॉइंट है, उसका नेट एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन या रेडियल डायरेक्शन बोल दो आप। अगर मैं सेंटर को अगर मैं सेंटर को यहाँ पे मान लूँ, ऐसे सोचूं कि पेग ए हो गया एक तरह से सेंटर, और अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट ए पे सेंटर या ओरिजिन मानते हुए किसी भी पार्टिकल के लिए अगर मैं आर और थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूँ, पार्टिकल किसी पोजीशन पी पे है, तो जो रेडियल डायरेक्शन होगी ए से पी को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन, इसके अलोंग पार्टिकल के दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे। एक तो ये जो डिस्टेंस आर में चेंज की वजह से होगा, सिर्फ लेंथ में चेंज की वजह से, वो होगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर। और दूसरा जो इस पार्टिकल का पॉइंट पी का यहाँ से जो एंगल चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस से, मान लो ऐसे, ये जो एंगल चेंज होने की वजह से जो सर्कुलर पार्ट ऑफ द मोशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द ए पॉइंट होगा, विच इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा, राइट। और आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेट आउटवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन पी पॉइंट का होगा वो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बोल सकते हो, या बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते थे, ठीक है। और वी कौन सा, वेलोसिटी का वो कॉम्पोनेंट जो कि आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो या टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ए सी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए सी इक्वल टू वी टी का स्क्वायर बाई रेडियस वहाँ की आर। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट पी अलोंग द रेडियस वेक्टर इज डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस। तो इस वाले पॉइंट का एक तरह से तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया कॉम्पोनेंट ऑफ ए विच इज ए कॉस 60, और दूसरा अब हमें दूसरी तरह से लिखना है इसी पॉइंट का एक्सेलरेशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो काम करेंगे, तो देखो ए कॉस 60 इक्वल टू दिस मच, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का, देखो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ v थी इस मोमेंट पे, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं v की वैल्यू कितनी आई है, तो v का जो कंपोनेंट इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, इस वाली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वही टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो वी टी का स्क्वायर विच इज वी कॉस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, दिस पार्ट रेडियस एल विल बी रेडियस आर विल बी इक्वल टू एल बाई साइन 60, इस मोमेंट की अगर हम बात करें, और वो वैल्यू उठा के रखते हैं तो यहाँ पे, और फिर वी स्क्वायर की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली है उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एक रिलेशन ए डैश और ए में यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। इसके आगे क्या करें, तो हमारे पास अब दिख रहा है कि ये ए डैश और ए दो वेरिएबल हो गए हैं, हमें सॉल्व करके एक की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें दोनों के लिए, ब्लॉक के लिए और रिंग के लिए एफ बी डी बना के जो है एनएलएम की इक्वेशन लिखनी है, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखनी है। तो वो इक्वेशन अगर लिखोगे तो देखो, इस ब्लॉक के लिए तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए डैश, और रिंग के लिए एम जी माइनस टू टी कॉस 60 इक्वल टू एम ए। दोनों को ऐड करोगे तो ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट एंड जीरो हो जाएगा, तो एम टाइम्स ए प्लस ए डैश विल बी जीरो। ए डैश की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद जो आएगा
वो 2a प्लस दिस मच इक्वल टू, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। और ये जो टर्म आया नेगेटिव में आ रहा है, इससे हमें ये भी पता लग गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो रिंग है इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना होके बल्कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिकॉज दिस होल टर्म इज पॉजिटिव और एक माइनस लगा दिया है। तो आंसर यहाँ से ये आ गया।